नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, मैटर्स यानी कि पदार्थ चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। पूरा डिटेल डिस्कशन, एक एक चीज़ हमने पूरी एनसीईआरटी 9th की ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो अब हमारा जो समय आता है प्रैक्टिस करने की विथ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर में आप एसएससी की बात कर ले, रेलवे या स्टेट पीसीएस बीपीएससी तक के मैंने जो आपके मैटर से पूछे गए सवाल उनको मैंने ले लिया। ठीक, इसके अलावा आपके स्टेट एसएससी जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी हो गए, हरियाणा एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी के भी मतलब जो अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन यूनिक लगा, जिसमें आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे और जिससे आपका ये मैटर्स चैप्टर रिवाइज होगा, उन सारे क्वेश्चन को 15 से 16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपका पूरा एनसीईआरटी भी सारा क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के भी वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप मैच भी करेंगे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें आपको चलेगी। आप जेएसएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हैं, ये वीडियो सेम एज इट इज़ तीनों बैच में जाएगा। क्योंकि मैं अब यहाँ पर इतना डिटेल हम लोग पढ़े हैं मैटर्स चैप्टर को, और ये साइंस का एक बैकबोन जैसा काम करता है, तो इससे सवाल भी बनते हैं। अब देखिए, मैटर्स में जो आपके प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है, 2 वीडियो। एक तो मेल्टिंग पॉइंट का मैंने बनाया और एक बॉइलिंग पॉइंट। हो सकता है अभी बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो एप्लीकेशन में नहीं गया होगा, उसका भी जाएगा। तो वो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि उस पर अब आपके क्वेश्चन जो है ना फ्रीक्वेंटली आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को ही अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बगैर आप कोई क्वेश्चन आप लगाएं चाहे नहीं लगाएं। बाकी आप हमारा इस एप्लीकेशन को चाहे तो एक बार जरूर से जरूर विजिट करें, डाउनलोड करें। फोकस स्टडी विद अभी है। इस एप्लीकेशन में आपको रेलवे के कॉम्बो बैच या फिर साइंस स्पेशल बैच और झारखंड के जो सीजीएल का जो है स्पेशल, आप साइंस मैथ और रीजनिंग से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल से। और पहला सवाल क्या बोला गया आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। मतलब क्या बोला गया कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो अधिकतम होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को आंसर दूं, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊं। देखिए, मैंने आपको मैटर्स के बारे में बताया था। अगर मैं मैटर्स को थोड़ा सा अगर रिवाइज कराऊं तो मैटर्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है आपका एक मैटर और दूसरी जो है आपकी एनर्जी से मिलकर के बनी हुई। ठीक है, इस एनर्जी को हम कहाँ स्टडी करते हैं, इस एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, तो इसको अभी स्किप करेंगे। बात कर रहे हैं मैटर, हम किसे मैटर्स कहेंगे, तो इसके लिए हमने 2 कंडीशन रखा था। एक क्या होना चाहिए, उसका अपना सेल्फ मास होना चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो आप उसे क्या कहते थे, मैटर्स कहते थे। फिर अगर मैटर्स आप समझ गए हैं तो मैटर के हमने क्या किए थे, 5 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज हमने ये बताई थी कि जो मैटर्स होते हैं या फिर जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज मैंने ये बताई थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जिसे आप नेकेड आई या फिर यहाँ तक कि जो अच्छे ब्रांडेड अगर माइक्रोस्कोप आपके नहीं है, हाईली टेक्नोलॉजिक जो आपके आपके माइक्रोस्कोप नहीं है, तो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी नहीं देख पाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने ये जाना था कि जो आपके मैटर्स यानी जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से। इसलिए ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, सतत नहीं होते हैं, साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये बात की थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस को हमने नाम कहा था वॉइड्स का। ठीक है, फिर चौथा प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखा था, चौथा प्रॉपर्टीज़ हमने ये जाना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। और अंतिम जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, एक फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि ये आपका एक मैटर है, ठीक है ना, ये जैसा मैटर है तो ये कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इनके बीच पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। अब डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि कितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर कमजोर है, या फिर एकदम नेग्लिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे आपके सर, स्पेस भी बनेगा। जैसे कि मैटर्स को हमने 3 स्टेट में बांटा था। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने देखा क्या था कि जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं इस प्रकार से, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली क्लोजली पैक्ड होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा होता है। अब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसे वॉइड्स का नाम देते हैं, वो काफ़ी ही ज़्यादा कम या फिर कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है।
इसीलिए जो यहाँ पर एक तो रीज़न क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रांग लगना, इसलिए स्पेस नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो इसके पार्टिकल क्या करेंगे, मूव नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। इनके सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, लेस डेंसिटी होती है। यहाँ पे इसकी जो रिजिडिटी कह ले या फिर इसकी टफनेस कह ले या फिर इलास्टिसिटी कह ले, हाईली होते हैं, यानी कि बहुत अधिक होती है प्रत्यास्थता, या फिर रिजिडिटी को बोला जाता है हिंदी में दृढ़ता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं देखा जाता। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाए तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक बीकर में मैंने पानी ले लिया है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने क्या किया है, शुगर, 1 स्पून शुगर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो शुगर क्या होगा, इस पानी में क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स कर जाएगा। तो क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, एक पानी का पार्टिकल्स हो गया और एक शुगर का पार्टिकल्स हो गया। बट अगर यहाँ आप जैसे सॉलिड में आप बात कर रहे हैं तो ये पेन और इस ढक्कन को आप इंटरमिक्स करें तो क्या ये इंटरमिक्सिंग होगा, नहीं। तो सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता है। बट ये डिफ्यूजन प्रोसेस आपके लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होता है। और अगर पूछा जाए डिफ्यूजन प्रोसेस लिक्विड और गैस दोनों में से किस में सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे गैस में। रीजन क्या है, रीजन मैं अभी बताऊंगा डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों गैस में सबसे ज्यादा होता है। ये हो गया आपकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्लियर। अगर लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड की मैं जब फिगर बना रहा हूं तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल को वो छोड़ देता है, बट एक दूसरे को पकड़ के ही रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट वीक होती है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, स्पेस होता है, वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। ये क्या होता है, कंप्रेसिबल नेचर में होते हैं। इनके पार्टिकल के बीच पास क्या होते हैं, थोड़े से काइनेटिक एनर्जी भी होते हैं, लेस डेंसिटी होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, और यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस भी होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल, जैसे कि आपने देखा शुगर का आपने इसमें इंटरमिक्स होते हुए देखा पानी में। अब बात कर रहे हैं गैस की। गैस की अगर बात किया जाए तो गैस की अगर मैं फिगर बनाऊं तो इसके जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कह सकते हैं कि नगण्य होता है या फिर जीरो होते हैं, जिसके कारण इनके बीच जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, लेस डेंसिटी होती है, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रोसेस किसके पास होती है, तो गैस के पार्टिकल के पास होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आप अपने रूम में अगर परफ्यूम यूज़ किए हैं तो वो परफ्यूम क्या है, गैस है, ठीक है, यानी कि वो गैस के पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, जिसके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो आप अपने रूम से जब दूसरे रूम तक भी जा रहे होते हैं तो वो परफ्यूम के सेंट वहां तक जा रहा होता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के पास मूविंग इन नेचर होता है और हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है इसके पास, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस गैस के पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर है। अगर बात किया जाए सर क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये बात वही हो गई, मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की बात की जा रही है, मतलब निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है, फ्लूइड, गैस, सॉलिड या प्लाज्मा। तो मैंने अभी कहा सॉलिड जो होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या फिर आकर्षित बल कहते हैं वो क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सिंपल सा ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यहां पूछा गया है नॉट करेक्ट, इस वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या जो आपको क्या करना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहली जो ऑप्शन है, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट मीन्स क्या, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक, यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट के पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, ठीक है भाई, यानी पदार्थ के जो कण है द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तीसरा क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ किससे बने होते हैं, कणों से बने होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है, यानी कि देयर इज ए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ मैंने आपको पहला प्रॉपर्टीज ही बताया था क्या, कि मैटर जो होता है आपका बना होता है पार्टिकल से। तो देखिए ऑप्शन सी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी पे आते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर, यानी कि देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसे हम वॉइड्स का भी नाम देते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्पेस बिल्कुल है लिक्विड और गैस के मैटर, लिक्विड और गैस स्टेट में जब मैटर होगा, तो यानी ऑप्शन डी भी सही हो गया।
ऑप्शन बी में आते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर। देखिए सबसे पहले तो ये चीज क्लियर रखना है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है सर, फ्लूइड आप किसे कहते हैं, देखिए समझ लीजिए। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या होता है, अगर फ्लूइड का हिंदी जानना चाहें तो फ्लूइड को कहते हैं द्रव। कई किताबों में तरल भी लिख दिया जाता है, द्रव तो एक कंफ्यूजन है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, या फ्लूइड हम किसे बोलते हैं, लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। या तो आपका लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। लिक्विड और गैस दोनों किसको क्या आएगा, आपका फ्लूइड में आएगा, और जो आपका सॉलिड ये अलग हो गया, ठीक। अब फ्लूइड हम किसे बोलते हैं, द टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है ना, द टेंडेंसी हैव टू फ्लो, जिसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, तो फ्लूइडिटी, यानी फिर उसे हिंदी में कहेंगे तरलता। यानी द टेंडेंसी टू फ्लो, द टेंडेंसी हैव टू फ्लो, और ये टेंडेंसी लिक्विड के पास भी है, गैस के पास भी है, लेकिन हर लिक्विड की फ्लूइडिटी अलग होगी, यानी तरलता अलग होगी। और सबसे अधिक फ्लूइडिटी अगर लिक्विड में और गैस में पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, लिक्विड की फ्लूइडिटी यानी कि पानी जो फ्लो कर रही है, और गैस की फ्लो, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लो कौन तेजी से करेगी, क्योंकि गैस क्यों फ्लो सबसे तेजी से करेगी, क्योंकि उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। देखिए ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये डिटेल हमने चला था भाई अपने क्लासेस में, मैंने 14-13 क्लासेस ले रखी है मैटर्स पे। तो ये हो गया भाई फ्लूइड का, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड, बिल्कुल सही है भाई। फ्लूइड में पार्टिकल्स क्या होता है, मूव कर रहा होता है, लिक्विड में भी और एयर में भी, क्लियर है, यानी ये भी ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए पे आते हैं, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल ही नहीं होता। तो भाई अभी हमने कहा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा होता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो काम कर ही रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ही है कि पार्टिकल एक दूसरे के बीच एक आकर्षण बल लगाता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही, यानी कि ये राइट स्टेटमेंट नहीं है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो ठोस है, ठोस के जो कण है, उसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, ठीक है। निम्न में से क्या सही है, आपको ये जवाब देना है। तो ठोस के संदर्भ में, यानी सॉलिड की आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूछी जा रही है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को आपको रिगेन करना है या फिर उसको रिमेंबर रखना है। तो ऑप्शन ये बोला गया, दे मूव रेंडमली, ये वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ये आपको क्वेश्चन क्या बोला गया ये ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर अभी हमने दूसरे ऑप्शन में देखा था नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना था, यहाँ आपको फाइंड आउट करना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, और किसके बारे में पूछा है, तो आपसे सॉलिड के बारे में पूछ रही है, यानी कि ठोस के बारे में। क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठोस के बारे में आपको बताना है, सॉलिड के बारे में आपको बताना है आपको। तो बोल रहा है क्या कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, दे मूव रेंडमली। मैंने क्या बोला अभी आपको कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। देखिए फिक्स्ड होने के कारण ही तो ये पेन क्या है, सॉलिड है। अब इसके सारे पार्टिकल फिक्स्ड है, आप इसमें कितना भी प्रेशर लगाइए, ये क्या अपना शेप एंड साइज चेंज करेगा, नहीं। तो शेप एंड साइज वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है सॉलिड में। ये वो याद करिए, मैंने टेबल सारा बना रखा था सॉलिड लिक्विड गैस की। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, कंप्रेशर होता ही नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती नहीं है, यानी कि जीरो कंप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स। लेकिन लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक है इसी कारण। और इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पहला ऑप्शन तो भाई गलत है कि दे मूव रेंडमली, भाई बिल्कुल नहीं, ये वाइब्रेट कर रही होती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, ऑप्शन बी, देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, ठीक है ना, उनके बीच क्या होते हैं, बड़े अंतराल होते हैं। अब आइए भाई सॉलिड के पास, सॉलिड के पार्टिकल के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, तो यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है। बात करें लिक्विड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो यहाँ स्पेस है। बट गैस में अगर आए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेस है, जिसे वॉइड्स का नाम देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी भी गलत है। यहाँ पर क्या है, देयर आर लार्ज गैप बिटवीन देम, यहाँ पर काफी ज्यादा अंतराल बिल्कुल नहीं, यहाँ स्पेस ही नहीं होते। ऑप्शन सी पे आते हैं, दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो भाई यहाँ पर अब आइए, दे बहुत अच्छा ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा समझना है। देखिए कि अभी हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
फिक्स्ड होते हैं अपने पोजीशन में। तो एक वेल मैनर में अरेंज होते हैं यहाँ पे पार्टिकल, सिंपल सी बात है, वेल मैनर में पार्टिकल अरेंज होते हैं, यही ऑप्शन आपका सी भी यही को कह रहा है। दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी की बात की जाए तो दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। देखिए मिनिमम अट्रैक्शन तो होता ही है, ऐसा बात नहीं है कि मिनिमम अट्रैक्शन नहीं होता है, सॉरी यहाँ मिनिमम अट्रैक्शन भाई, यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग काम कर रही होती है सॉलिड में, तो ऑप्शन डी तो ऐसा ही गलत हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम ले रहा था भाई, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टेट, इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई। देखिए एक्चुअली अगर अभी हम लोग अपने सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड बात कर रहे होते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही देख रहे होते हैं, ठीक है, बट देखिए दो स्टेट और है, एक तो आपका प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और एक हो गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बॉस आइंस्टीन संघनन। ये टेम्परेचर हाई करते हैं जहां पे आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके अणु के मतलब कि अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, सॉरी आयंस के फॉर्म में होते हैं। और सोचिए ये जो टेम्परेचर आपका, जो सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर आपके जो कण होते हैं उस टेम्परेचर पे होते हैं, तो उतना हाईली टेम्परेचर आपको गेन करना पड़ेगा प्लाज्मा के लिए, और इससे भी हाई टेम्परेचर। देखिए अब ये आपका प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने इंटर कन्वर्जन करवाया था तब मैंने सॉलिड से लिक्विड गया, फिर लिक्विड से गैस आया, फिर लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सारे इंटर कन्वर्जन की, फिर हमने आपको गैस से प्लाज्मा भी ले गया था, ठीक है, आयनीकरण और अनआयनीकरण भी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो खैर ये टोटल 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये आपको 5 याद रखनी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पांचवा क्वेश्चन ये बोला गया है कि व्हाट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, ठीक है ना। देखिए एक फिगर दे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये आपका फिगर है। तो पहला ऑप्शन देखते क्या बोला गया, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन, यानी पदार्थ, ये आपका सॉलिड है, ठीक, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका गैस है, और ये आपका प्लाज्मा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा है। तो देखिए सॉलिड का भाई अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ भी मैंने बताया था, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इसमें थोड़ा सा स्पेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक होंगे, हाईली काइनेटिक एनर्जी होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर एक प्लाज्मा की बात की जाए तो मैंने क्या बोला, प्लाज्मा में और ज़्यादा हीट आप देंगे, अगर आप टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल और ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, जहाँ पे इसके पास मैक्सिमम यानी कि पार्टिकल और भी दूर दूर होंगे, हाईली स्पेस होंगे और हाईली कंप्रेसिबल होंगे, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो ऑप्शन ए है, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट्स, ठीक है ना, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी सीन, पदार्थ की जो चारों अवस्थाएं दी गई है उनकी जो आणविक व्यवस्था है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, यानी कि जो उनके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो देखी जा सकती है। तो बिल्कुल देखिए आप सॉलिड में भी इनके पार्टिकल की अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी क्या बोला गया है, ऑप्शन बी की बात करते हैं हम लोग भाई, चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि हाँ, ऑप्शन बी आपको बोला गया कि प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। देखिए प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। देखिए अभी आप बायोलॉजी पढ़े नहीं है, हालांकि पढ़े तो जरूर होंगे बट हमने नहीं लिया क्लास, मैं लूँगा अभी इसके बाद केमिस्ट्री के। तो देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो आपका जो पाया जाता है केवल और केवल आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, यानी कि यहाँ इनका कहने का मतलब आरबीसी में भी है, डब्ल्यूबीसी में भी है, बट जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपके आरबीसी में, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा यहीं पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका ये गलत है। उसके द्वारा क्या अपन जो फिगर दिया हुआ भाई, क्या उसके द्वारा आप ये अनुमान लगा सकते हैं, और ये तो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल टर्म का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या बोला गया, दिस फिगर रिप्रेजेंट द 4 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, ठीक है ना, दिस फिगर रिप्रेजेंट द 4 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है, तो कर भी रही है। दिस फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, बिल्कुल यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हाँ तो 4 फिगर भी बनी हुई है भाई, चारों सॉलिड की भी, लिक्विड की भी, गैस की भी और प्लाज्मा, चारों स्टेट की क्या करती है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो क्लियर हो गया, सही है ये भी स्टेटमेंट।
तो भाई उस फिगर से तो ये अनुमान लगा ही सकते हैं ना सी और डी के बारे में भी। चलिए अब आते हैं डिफ्यूजन से पूछा गया है, तो डिफ्यूजन आपको मैंने क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही। क्या पूछा क्या गया क्वेश्चन, तो देखिए डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, आपको हिंदी में क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन को विसरण। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर सभी में। अभी हमने आपको बताया कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, पानी के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, इसी को आप क्या कहेंगे, डिफ्यूजन या फिर विसरण का नाम देंगे। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में देखने को मिलेगा, अब होगा किस में डिफ्यूजन, तो केवल और केवल लिक्विड और गैस में ही होगा। अब लिक्विड और गैस में भी सबसे ज़्यादा किसमें, तो गैस में। रीज़न क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इनके पार्टिकल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो आपको गैस में होगा, ऑप्शन सी। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ये बोला गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। ऑप्शन बी बोला गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या बोला गया, जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, सही स्टेटमेंट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी सही है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है कणों के बीच। देखिए हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मैंने कर दी है भाई। तो जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी में क्या बोला गया कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, आकर्षित बल काम कर रहा होता है, ये भी सही है। देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो यहाँ बोला गया है कि जो पदार्थ के जो कण है उनके बीच अंतर आणविक कुछ स्थान होता, तो बिल्कुल होता। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, तो समझिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट, बोला गया कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो भाई ये तो गलत है। सॉलिड के हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस, लिक्विड गैस में तो हाई काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। अगला सवाल आपका 8वां सवाल पे आते हैं। टोटल 16-15 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो भी है सारे अच्छे सवाल मैंने लिए भाई। क्वेश्चन क्या बोला गया है 8वां, इट डैश इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ के बारे में पूछी जा रही है। प्योर मीन्स क्या होता है, जहां पे जितना ज़्यादा अडल्ट्रेशन होगी, ठीक है ना, अडल्ट्रेशन इट मीन्स मिलावट। तो अडल्ट्रेशन अधिक तो प्योरिटी डिक्रीज हो जाएगी, अडल्ट्रेशन अगर कम तो प्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो शुगर सॉल्यूशन, मिथेन हो गया, मिल्क ईयर, तो प्योर क्या है इसमें से, अगर शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इट मीन्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिक्सिंग होंगे। मिल्क में भी काफ़ी चीज़ें मिक्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन कई तरह के होते हैं। एयर में भी कई तरह के गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। बट यहाँ देखा जाए तो मिथेन में आप क्या इसका फॉर्मूला लिखेंगे, CH4। ये क्या हो गया, आपका एक कंपाउंड हो गया। और आप देखिए कितना वेस्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको एक फिगर, जब मैं मैटर्स चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैटर्स को मैंने दो भाग में क्लासीफाई किया था, फिजिकल क्लास, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में हमने देखा क्या था, दो भाग, एक तो आपका प्योर, एक था मिक्सचर। प्योर में हमने रखा था एलिमेंट्स और कंपाउंड, और ये क्या है, आपका कंपाउंड है। और ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि जो कंपाउंड का हमने क्या बताया था भाई, एलिमेंट कंपाउंड को हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि वह पदार्थ जो सिमिलर टाइप्स ऑफ परमाणु, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे भाई, उसे आप नाम देंगे एलिमेंट्स का या फिर तत्व का। बट वह पदार्थ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, कार्बन के हैं और हाइड्रोजन के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसे आप क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो खैर ये आपका प्योर है। प्योर क्यों है, अब आप सोच रहे सर ये प्योर कैसे, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, भाई देखो ये आपका एलिमेंट है। अभी इसको मैं एक, अभी लेक्चर आपका बचा हुआ है उसमें हम लेंगे, तो उसको वहाँ पे क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट इज ट्रू के बारे में पूछी गई, तो ऑप्शन ये जो एक आपको बताया गया है रिजिडिटी के बारे, यानी कि टफनेस के बारे आपसे पूछा जा रहा है। रिजिडिटी, टफनेस को हिंदी में बोला जाएगा दृढ़ता। अब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हैव अ फिक्स साइज वाइल लिक्विड अटेन द साइज ऑफ देयर वेसल एंड इफ शीन गैसेस हैव नो शेप। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझाते हैं अब आपको। देखिए इंग्लिश में क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस साइज वेरी डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स
इट मीन्स पदार्थ के जो प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। देखिए अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो समझिए सबसे चीज़ की इंपॉर्टेंट की रिजिडिटी या फिर टफनेस या दृढ़ता होती क्या है। रिजिडिटी मीन्स क्या हो गया, द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी मैटर। कहने का मतलब यह है कि अब अगर आपने, ठीक है, ये जैसा कि पेन है, आपने बाहर से इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, आपने जो फोर्स लगाया और इसके जो शेप एंड साइज में अगर चेंज आ गया तो वो अगर चेंज नहीं आया, ठीक है, अगर चेंज नहीं आया तो इसकी जो टफनेस है हाई है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसमें बाहर से आपने फोर्स लगाया तो देखिए इसकी शेप एंड साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये शेप एंड साइज देखिए चेंज हो गई, इट मीन्स इसकी टफनेस कम हो गई। तो आप टफनेस बोल लो या रिजिडिटी बोल लो या फिर इसको आप बोल सकते हैं हाई टफनेस हाई रिजिडिटी, इट मीन्स इसकी इलास्टिक वैल्यू भी हाई है, यानी कि प्रत्यास्थता भी इसकी अधिक होगी। तो रिजिडिटी की डेफिनेशन तो ये होती है कि द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि रिजिडिटी हमें यह बताता है कि उसकी जो टेंडेंसी है अपनी शेप को बनाए रखना, आप बाहर से कितना भी फोर्स करो ये अपनी टेंडेंसी है इसकी कि अपनी शेप एंड साइज को बनाए रखना हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इन्होंने कहा कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार प्राप्त कर लेते हो, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार। तो देखिए ये रिजिडिटी का तो डेफिनेशन है नहीं भाई, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टीज ही बता दी गई है, तो ये कोई मैटर करता नहीं है। ये ऑप्शन ए तो गलत है, यानी कि रिजिडिटी का डेफिनेशन गलत है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ितता का क्या डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस। देखिए कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल सी बात है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होना, प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी कि हाईली कंप्रेसिव। और ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नेचर किस में होता है, तो गैस में ही होता है। तो ऑप्शन यानी कि जो बी स्टेटमेंट है या फिर बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे जो बोली गई है वो सही है, तो ओनली बी इज ट्रू। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 9th सवाल होगा आपका, 9th तो हो गया, ये आपका 10वां सवाल होगा ये। तो 10वां सवाल में क्या बोला गया आपसे, तो उस पर बात करते हैं। चलिए 10वां सवाल जो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। देखिए एवोपरेशन के बारे में हमने आपको बताई थी, एवोपरेशन क्या है। देखिए एवोपरेशन और वेपराइजेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल चीज़ें डिफ्रेंशिएट भी मैंने की थी। वेपराइजेशन को पहले देख लीजिए, ठीक है, वेपराइजेशन और एवोपरेशन, ठीक है। एवापोरेशन, वेपराइजेशन में भी आप क्या देख रहे थे कि लिक्विड से क्या होना, आपका गैस बनना, और एवापोरेशन में भी क्या हो रहा था, आपका लिक्विड से गैस बनना। बट यहाँ एक फिक्स क्या था, एक फिक्स टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस में, बट यहाँ पर कोई टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ टेम्परेचर क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। 30 डिग्री सेल्सियस में भी एवापोरेशन होता है, कपड़ा आपका 30 डिग्री सेल्सियस में भी सूख जाता है। 40 डिग्री, क्या उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए पसीना का एवापोरेशन हो जाना। तो ये एवोपरेशन के कारण हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपके बॉडी में इस फिंगर में जैसे यहाँ पे पसीना, ठीक है, तो थोड़े देर के बाद क्या होता है ना, जैसे कि ये आपका हैंड है, देखिए ये सारी चीज़ें हमने बना रखी है, ये पार्टिकल्स है स्वेट की, यानी कि स्वेट की पार्टिकल्स यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे भाई। तो आपका बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर से ये हीट गेन करेगा तो इस पार्टिकल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, साथ के साथ इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वो भी कमजोर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल क्या हो जाएगा, लिक्विड से अपना गैस का जो प्रॉपर्टी है उसको पकड़ लेगा, तो ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका एवोपरेशन होता है क्या होता है, सबसे ऊपरी सतह पे। तो जो सबसे ऊपरी सतह पे होगा, अपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके एवोपरेशन होते हैं। देखिए यहाँ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, वहाँ समझाई थी मैंने एक एक करके एग्जाम्पल। अब एवोपरेशन का मैंने एक क्लास ही लिया था, तो यहाँ तो भाई कंप्लीट करवाना रिवीजन भी। तो अब देखिए यहाँ से हीट ले रहे हैं आपके बॉडी से, तो कुछ यहाँ से हीट आपका इतना दूर तक का होगा, आपका बॉडी का जो पार्ट है ये हाथ का, यहाँ पे आपका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब बाहर से हवा आई यहाँ पे लगेगी तो आपको ठंडा फील होता है। तो ये एवोपरेशन काउजेस कूलिंग, यानी एवोपरेशन के कारण ठंडा प्रभाव भी होता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है। खैर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एवोपरेशन का मैंने फिर फैक्टर अफेक्टिंग भी बताई थी कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देने से एवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो एवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये सब चीजें, अगर विंड की स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूसेस, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक है इनमें से जो वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है। तो एवोपरेशन को कम कौन करेगा, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, अगर देखिए ह्यूमिडिटी में मतलब क्या हो गया, एयर में पानी का आ जाना।
तो ऑटोमेटिक से बात है कि अगर पानी आ गया है यानी कि क्वांटिटी पानी की अधिक हो गई तो और अधिक उसको क्या करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा। एवोपरेशन मतलब वही ना, लिक्विड को और गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एवोपरेशन रेट यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे कि कपड़ा का मैंने एग्जांपल दिया था, मोड़ के रखिए और उसको एक बार पूरा फैला करके सुखाइए, तो जो फैला करके सुखाएंगे वो जल्दी सूखेगा क्योंकि सरफेस एरिया उसकी इंक्रीज हो गई है। पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, सरफेस वाला पार्टिकल तुरंत तुरंत एवोपरेट होते चला जाएगा, तो कपड़ा जल्दी सूखता चला जाएगा। इंक्रीज इन एयर प्रेशर, अगर हवा आप तेज चला दोगे तो सिंपल सी बात है एवोपरेशन जल्दी होगा, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने प्रेशर एयर प्रेशर दे रहे हो भाई, तो पार्टिकल्स क्या होगा, कोलाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, वो लिक्विड फाइनली आपका गैस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। डैश इज अ सरफेस फेनोमिना, अभी मैं हमें बोलते आ रहा हूँ, सतह, सबसे ऊपरी सतह पे आपके तल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी क्या होती है, एवोपरेशन होती है। तो ऑप्शन सी सतह या सरफेस फेनोमिना होती है, क्या होती है आपकी, एवोपरेशन। ये मैंने क्लासरूम में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। बोला क्या गया क्वेश्चन में कि इनमें से कौन जो है फेनोमिना वुड इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो डिफ्यूजन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ये भी इंक्रीज होगा, सही है। एवोपरेशन ये भी इंक्रीज होगा। कंप्रेशन, भाई कंप्रेशन तो नहीं होगा इंक्रीज, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंड करेगा पार्टिकल्स, एक दूसरे से दूर दूर भागेगा, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी एवोपरेशन ये भी इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन ये भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एवोपरेशन, डिफ्यूजन, कंप्रेशन नहीं होगा भाई। सॉल्युबिलिटी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी भी अधिक हो जाएगी, लेकिन ये कंप्रेशन ऑफ गैस देके ये ऑप्शन गलत हो गया। एवोपरेशन सॉल्युबिलिटी है, फिर आ गया कंप्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो 11 का क्लियर है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, 12वां क्वेश्चन में कि सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। ठीक है, नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट गई है एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वाइल शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद फ्रेंड। सी गॉट कंफ्यूज, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। क्वेश्चन ये बोला गया कि कोई सीमा नाम की लड़की है जो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट गई। ठीक है, नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट गई जहां उन्होंने देखा कि जो गैस है, ठीक है ना, गैस जो है लिक्विफाइड कंडीशन में है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। तो अब वो आपका कंडीशन बताना है कि वो टेम्परेचर लो है या प्रेशर हाई है। तो देखिए ये हमने आपको बताया भी था जब मैंने सब्लिमेशन का कंसेप्ट दिया था। देखिए यहाँ इन्होंने ये कहा है, तो नेचुरल गैस एक है, ठीक है ना, नेचुरल गैस यूनिट में ये गई हुई, यानी कि गैस जो है आपका लिक्विड स्टेट में, सिंपल सी बात है, गैस क्या आपका लिक्विड स्टेट में, मैंने क्या बताया था, लिक्विड का गैस में बदलना क्या होता है, वेपराइजेशन, और गैस का लिक्विड में बदलना क्या होता है आपका कंडेंसेशन। तो ये आपका लिक्विड से गैस कब बदलेगा, जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इन करेंगे, यानी फिर टेम्परेचर का एडिशन करेंगे, हीट एनर्जी देंगे। और गैस से लिक्विड कब बदलता है, जब आप क्या करते हैं, हीट इजेक्शन करते हैं, हीट बाहर निकालते हैं। और अगर हीट बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या उन्होंने देखा था कि गैस लिक्विफाइड कंडीशन में, यानी गैस लिक्विड, टेम्परेचर बाहर निकाल रहे हैं, टेम्परेचर बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, लिक्विड अब क्लोज पैक्ड हो रहा होगा, पास पास आ रहा होगा, पास पास आने के लिए आपको प्रेशर अधिक देना होगा और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है भाई। अगर देखिए क्लासेस पूरी अटेंड किया है, यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन सी। अब इन सारे को डिटेल अगर समझना है तो उसके लिए आपको एक क्लासेस पे देखनी होगी भाई, सारी A to Z क्लासेस, तभी जाके सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी क्वेश्चन में ऐसा दम नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अगला सवाल, द प्रॉपर्टी, ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, ठीक है ना, क्या बोला गया, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जा रही है, देखते हैं। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, ठीक है, तो फ्लूइड की तरह बिहेव कौन कौन करता है, एक तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड में ही आता है। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक, बिल्कुल नहीं। फ्लूइड का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसके पास टेंडेंसी होगी फ्लो करने की, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। गैस और लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ऑप्शन सी। इजी सवाल। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमिना ऑफ, देखिए ये गर्मी के सीजन में आप सुराही या फिर घैला वगैरह यूज करते हैं पानी को ठंड रखने के लिए। रीजन क्या है, तो उसमें क्या होता है, घैले या फिर सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, एवापोरेशन प्रोसेस होता है, और यही एवापोरेशन काउजेस कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट भी देता है, मैंने कहा था। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 15वां और अंतिम सवाल, नहीं अंतिम नहीं है भाई,
15वां सवाल, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है, बिटवीन देयर पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, विच वन इज करेक्ट अरेंजमेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग में तो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में, उससे फिर कम लिक्विड, उससे कम फिर गैस। सॉलिड क्या वाटर सॉलिड नहीं है, तो ये नहीं है। एयर क्या सॉलिड है, नहीं है। ऑक्सीजन ये भी सॉलिड नहीं है। ऑप्शन डी सॉल्ट, लिक्विड और गैस, तो ऑप्शन डी जो होगा सही करेक्ट अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। तो देखिए इसका एक मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 273 प्लस आपको जितना जो आपको केल्विन दिया हुआ रहेगा उसको आपको ऐड कर देना, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि आपको दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस को आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन, ठीक। उसी प्रकार 38 डिग्री सेल्सियस है, तो 38 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, 273 प्लस 38 को जोड़ दें तो ये आपका आ जाएगा केल्विन में। तो कितना हो गया, 8 3 11 7 3 10 11, 311 केल्विन। तो कहाँ है 311 केल्विन, ये रहा, और ये रहा 298 यानी ऑप्शन ए। और ये भी देख लेते हैं 66 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं चेंज करूँ केल्विन में, 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से मैं ऐड करूँगा, तो 66 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 6 3 9 7 6 13 और 339 केल्विन हो गया। तो ऑप्शन ए सही, यानी कि सिंपल है, केल्विन में अगर बदलना है सेल्सियस को तो 273 ऐड कर देना है, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस कर देना। तो 273 में अगर 298 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। 273 को अगर माइनस करेंगे 311 में तो क्या आएगा, 38 डिग्री सेल्सियस। और 339 केल्विन में 273 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 66 डिग्री सेल्सियस। तो ये देख लेना है कि सेल्सियस से केल्विन जा रहे हैं या केल्विन से सेल्सियस जा रहे हैं। सेल्सियस से अगर केल्विन आएंगे तो 273 ऐड करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस जाएंगे तो 273 माइनस करेंगे। तो कंप्लीट हो गया सेशन यहाँ से। मैटर्स चैप्टर में ऑल मैंने सारे अच्छे से, इजी से, अपर से, लेवल से, प्रीवियस से, जो एक्सपेक्टेड है, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर, सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई। अब आपकी है अब ये भाई क्लासेस अगर आपने कर लिया तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है इस सेशन के बाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। एलपी ग्रुप डी वगैरह सब सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं भाई।